नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे चीन की नई चाल की। चीन के खतरनाक मंसूबों की फिर पोल खुल गई है। चीन अपने उत्तर पश्चिम इलाके के रेगिस्तान में 119 नए मिसाइल साइलो बना रहा है। चीन की इस चाल की पोल सैटेलाइट तस्वीरों से खुल गई। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर ढेर सारे साइलो दिख रहे हैं। आपको बताते हैं साइलो आखिर होता क्या है। साइलो एक लंबा, गहरा और सिलेंडर जैसा गड्ढा होता है जिसके अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलों को रखा जाता है। जरूरत पड़ने पर इस साइलो का ढक्कन खोलकर यहीं से मिसाइल को लॉन्च भी कर दिया जाता है। वैसे प्लेनेट लैब्स के सह संस्थापक और सीईओ विल मार्शल ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में 2 तस्वीरें दिखाई हैं जिसमें स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर मिसाइलों के साइलो दिख रहे हैं। विल मार्शल ने लिखा है कि चीन रेगिस्तान में 100 से ज्यादा परमाणु मिसाइल साइलो बना रहा है। पिछले साल उसने 100 से ज्यादा उइगर डिटेंशन कैंप बनाए। अब ये काम कर रहा है। विल लिखते हैं, सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर लगता है कि इसका निर्माण बहुत ज्यादा तेजी से किया जा रहा है। निर्माण कार्य बहुत ही तेज रफ्तार से चल रहा है। विल का ऐसा कहना चीन के परमाणु हथियार कार्यक्रम में यह सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। प्लेनेट लैब से ली गई इन तस्वीरों पर रक्षा विशेषज्ञों ने भी चिंता जाहिर की। ये मिसाइलें अमेरिका तक मार करने की क्षमता भी रखती हैं। हालांकि किसी को यह पता नहीं है इन साइलों में मिसाइल हैं या नहीं। अगर मिसाइल हैं भी तो क्या उनके ऊपर परमाणु हथियार लगे हैं या नहीं लगे, इस बात की किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन एक बार फिर चालाक चीन की चालबाजी की पोल खुलती हुई नजर आई है सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से। परमाणु हथियारों का जिक्र जब हो रहा है तो आइए आपको यह भी बता दें कि किस देश के पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं, वेपन्स हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास सबसे ज्यादा 6375 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से 1326 हमेशा तैनात ही रहते हैं। तो वहीं अमेरिका की बात करें, अमेरिका के पास 5800 परमाणु हथियार हैं, जिसमें 1373 हमेशा मिसाइलें, बम वर्षकों और पनडुब्बियों में तैनात रहते हैं। अब चीन की बात कर लेते हैं। चीन के पास 320 परमाणु हथियार हैं, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 215 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास 160, तो हमारे देश भारत के पास 150 परमाणु हथियार हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता को लेकर अहम बात कही। मीणा जनजाति की एक महिला और उसके हिंदू पति के बीच तलाक के मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत है और इसे लाने का ये सही समय भी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जरूरी कदम उठाने को कहा है। इस केस में पति हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से तलाक चाहता था, जबकि पत्नी का कहना था कि वो मीणा जनजाति की है। ऐसे में उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि भारतीय समाज में जाति, धर्म और समुदाय से जुड़े फर्क खत्म हो रहे हैं। इस बदलाव की वजह से दूसरे धर्म और दूसरी जातियों में शादी करने और फिर तलाक होने में दिक्कतें आ रही हैं। आज की युवा पीढ़ी को इन दिक्कतों से बचाने की जरूरत है। इस समय देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो बात कही गई है उसे हकीकत में बदलना होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है वो समझ लीजिए। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ब्यौरा है ये। संविधान के आर्टिकल 36 से 51 के जरिए राज्य को कई मुद्दों पर सुझाव दिए गए हैं। इनमें उम्मीद जताई गई है कि राज्य अपनी नीतियां तय करते समय इन नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखेंगे। इन्हीं में से आर्टिकल 44 राज्य को सही समय पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देता है। समान आसान शब्दों में समझें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा पर्सनल लॉ लागू करना राज्य की ड्यूटी है। देश में अभी हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। इसमें प्रॉपर्टी, शादी, तलाक,
उत्तराधिकार जैसे मामले आते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पॉलिटिकल बहस होती रही है। 1985 में शाहबानो केस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड सुर्खियों में आया था। तो चलिए अब बात करेंगे कड़कनाथ की। अक्सर चर्चाओं में रहने वाला कड़कनाथ मुर्गा एक बार फिर नाम कमा रहा है और इसका कनेक्शन कोरोना से भी है। एमपी के झाबुआ में कड़कनाथ रिसर्च सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्र ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च (DHR) को लिखी एक चिट्ठी में दावा किया है कि कोरोना संक्रमण के दौरान और उससे ठीक होने के बाद की डाइट में कड़कनाथ मुर्गे के इस्तेमाल से शरीर की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है। कृषि विज्ञान केंद्र और झाबुआ कड़कनाथ रिसर्च सेंटर की ओर से दावा किया गया है कि कड़कनाथ मुर्गे के मांस में हाई प्रोटीन, विटामिन, जिंक और लो फैट पाया जाता है। वहीं ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है ये। ऐसे में पोस्ट कोविड और कोविड के दौरान इसे डाइट प्रोटोकॉल में शामिल किया जाना चाहिए। इससे इम्यूनिटी बेहतर होती है। इस चिट्ठी में नेशनल मीट रिसर्च सेंटर और मेडिकल जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट की प्रतियां भी लगाई गई। ट्विटर पर भी सुझाव पत्र दिए गए। इसके साथ ही दोनों संस्थाओं ने चिट्ठी और अन्य दस्तावेज शीर्ष मेडिकल संस्थाओं को भेजे हैं। कड़कनाथ के अंडों में भी इन्हीं तत्वों की प्रमुखता पर जोर दिया गया है। अब बात करेंगे कुछ सियासी खबरों की। मध्य प्रदेश के निमावर में हुए जघन्य हत्याकांड ने मध्य प्रदेश को सियासी लपटों में ले लिया। इस मामले में न सिर्फ राजनीति हुई बल्कि मामला कानूनी दांवपेच तक भी पहुंच गया है। कांग्रेस इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। सवाल यही है कि क्या इस मामले को सीबीआई जांच के दायरे में ले सकती है। देखिए रिपोर्ट। नेमावर हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग। कांग्रेस का आरोप, हत्याकांड में बीजेपी कनेक्शन। क्या अब शुरू हो जाएगी सीबीआई जांच? क्या सीबीआई जांच का यही होता है आधार? बंसल न्यूज ने पड़ताल करने की कोशिश की। क्या एमपी के नेमावर में हुए हत्याकांड में सीबीआई जांच संभव है? क्या सीबीआई ऐसे मामले को जांच के दायरे में ले सकती है? पहले तो ये समझ लेते हैं कि सीबीआई जांच कब और कैसे हो सकती है। जब राज्य सरकार लिख कर दे कि इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत है या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को पुलिस की जांच पर शक हो, ऐसे में सीबीआई जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। अब नजर डालते हैं कांग्रेस के तर्क और विशेषज्ञों के तर्क पर। तो कांग्रेस कह रही है कि पुलिस ने इस मामले में लापरवाही की है, मामले को दबाने की कोशिश की है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि सीबीआई पुलिस लापरवाही की जांच नहीं करती। कांग्रेस का कहना है कि पीड़ित परिवार आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जाति देखकर सीबीआई जांच नहीं करती। कांग्रेस का ये भी तर्क है कि आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। वहीं विशेषज्ञ सीबीआई जांच के लिए इसे भी जरूरी पॉइंट नहीं मानते हैं। तो कहीं ना कहीं 47 दिन तक आरोपियों को नहीं पकड़ना, खुलेआम घूमने देना, जिस प्रकार से यह बताया गया है कि संदेह व्यक्त किया गया आरोपियों पे, उसके बाद भी आरोपी खुद लोकेशन बता के गुमराह करते रहे, इससे समझा जा सकता है कि इसके अंदर कोई बड़ा बात छिपी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो शव मिले हैं उसमें से जो बच्चों के शव नग्न अवस्था में मिले, निर्वस्त्र मिले। सीबीआई राज्य सरकार आदेश करेगी तो तफ्तीश करेगी मुकदमे की। जो पुलिस के लैब्स है उसके लिए तो पुलिस जांच कर सकती है, प्रशासनिक जांच हो सकती है जिसमें कोई अधिकारी जांच करे, नॉन पुलिस अफसर, जुडिशियल इंक्वायरी हो सकती है, एक जज जांच करे। जांच के कई तरीके हैं, लेकिन सीबीआई का ये काम नहीं है, ये सब सीबीआई नहीं करेगी। वहीं बीजेपी कांग्रेस के आरोप को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक शिकूफा बता रही है। आज नेमावर में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की, सारे शव बरामद हुए, सारे लोग जेल जा चुके हैं, अपराधियों की जो संपत्ति थी वो ध्वस्त की जा चुकी है। इसके बाद अब कमलनाथ सीबीआई से क्या ये जानना चाहते हैं कि मारने वाले कांग्रेस के समर्थक और कांग्रेस का परिवार है? अगर वो जानना चाहते हैं तो उनको जरूर मांग करनी चाहिए। देश के दो बहुचर्चित मामलों पर नजर डालें तो समझ आएगा कि सीबीआई को जांच क्यों सौंपी गई थी। पहला मामला आरुषि तलवार हत्याकांड। इसमें आरोप था कि मामले में गलत आरोपी पकड़ लिए गए हैं। दूसरा मामला शहला मसूद हत्याकांड, जिसमें आरोपी न मिलने और हत्याकांड का खुलासा न होने के कारण सीबीआई को जांच दी गई थी। लेकिन नेमावर मामले में ऐसा नहीं है। हत्याकांड के कारण का खुलासा भी हो गया है और आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। कहीं भी ये आरोप नहीं है
कि बेकसूर लोगों को आरोपी बना दिया गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सीबीआई जांच भी अब राजनीतिक शिकूफा बन गया है। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। अब खबर क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये एक ऐसी दिलचस्प खबर है कि अगर आप क्रिकेट से प्यार करते हैं तो ये खबर जानने के बाद आपको जुलाई महीने से भी प्यार हो जाएगा। दरअसल वीरेंद्र सहवाग ने इंस्टाग्राम पर इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन को लेकर एक पोस्ट किया। टीवी स्क्रीन पर आप वो पोस्ट भी देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि 7 जुलाई को महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन, 8 जुलाई को सौरव गांगुली का जन्मदिन और 10 जुलाई को सुनील गावस्कर का जन्मदिन। बीच में बच गया 9 जुलाई। सहवाग को भी 9 जुलाई को जन्म लेने वाले उस कैप्टन का इंतजार है जो इंडियन क्रिकेट टीम को लीड करेगा। तो 7 जुलाई को MS धोनी का जन्मदिन है, जो कि भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके हैं। 8 जुलाई को सौरव गांगुली का जन्मदिन आता है, जो भी टीम की कप्तानी कर चुके हैं। और 10 जुलाई को आता है सुनील गावस्कर का जन्मदिन, जो भी टीम की कप्तानी कर चुके हैं। लेकिन बचता है अब 9 जुलाई। वीरेंद्र सहवाग को अब उस खिलाड़ी का इंतजार है जो 9 जुलाई को पैदा होगा और भारतीय क्रिकेट टीम को लीड करेगा। कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को हवा दे दी है। अब इसके क्या मायने निकाले जाएं, देखिए पूरी खबर। कमलनाथ का ओबीसी राग, एमपी की सियासत में फिर आग, मुद्दे टटोलने लगे उपचुनाव की नब्ज, सियासत बार बार क्यों दिखाती है ये सब। ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा है। ये बयान अचानक आया है या फिर इसका कोई कनेक्शन है, ये भी आपको समझ में आ ही जाएगा जब आप पूरी खबर देखेंगे। दरअसल ये बहस सोशल मीडिया से शुरू हुई। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 2019 में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था, लेकिन शिवराज सरकार ने इसके लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए। हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लगी हैं, लेकिन सरकार सही तरीके से पैरवी नहीं कर रही है, जिसके चलते आरक्षण अभी तक लागू नहीं हो पाया है। अगर सरकार सशक्त तरीके से समर्थन करे तो मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। बात ट्विटर पर चहकने तक ही सीमित नहीं रही। ट्वीट करने के बाद कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात के दौरान भी ये मुद्दा उठाया। मैंने ट्वीट किया क्योंकि ओबीसी आरक्षण के बारे में हमने ही कदम उठाया था और मैं ये उम्मीद करता हूँ, मांग करता हूँ सरकार से कि इसे जो हमने नीति बनाई थी ये इसको लागू करें। देखिए, जो बात है छिपी नहीं है। आज जो मैं कह रहा हूँ, मुझे ये बयान या घोषणा के माध्यम से नहीं कहना। आज जनता गवाह है, आज जनता गवाह है अपना प्रदेश कहाँ है और कहाँ जा रहा है। मुद्दा ऐसा था कि बीजेपी भी पलटवार किए बगैर नहीं रह सकी। पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर पिछड़ा वर्ग को गुमराह करने का आरोप लगाया, तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को प्रदेश के लिए नुकसानदायक बता दिया। 15 महीने मैंने 1.5 साल निकल गया। वैसे तो मैं कहूँ तो 15 महीने वो और 15 महीने ये 30 महीने बहुत बेकार चले गए। दोनों की हो गई थी कोरोना में। एक कमलनाथ, इसने विकास को बहुत प्रभावित किया, कमलनाथ जी ने भी और कोरोना ने भी। कांग्रेस ने तो कभी किसी आरक्षण का परिपालन ही नहीं किया। आज अगर ओबीसी वर्ग का आरक्षण किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आपने क्या किया? और ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। सामान्य वर्ग के लिए जो 10% का आरक्षण दिया था, आपने तो उसके भी भट्टा बैठाल दिया था, उसको ही उठा के कोठरी में पटक दिया था। जानकारों की माने तो मध्य प्रदेश की सियासत में पहले कभी जातिगत फैक्टर इतना अहम नहीं रहा, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में दलित, ओबीसी और सामान्य वर्ग को केंद्र में रखकर चुनाव लड़े जाने का चलन बढ़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा करीब 52% ओबीसी वोट है और प्रदेश में 4 उपचुनाव भी होने हैं, जिसमें एक लोकसभा का भी उपचुनाव है। आने वाले दिनों में स्थानीय निकाय के चुनाव भी होने हैं। समझा जा सकता है कि यूं ही नहीं कमलनाथ ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। टाइगर जिंदा है,
ये डायलॉग बॉलीवुड से निकलकर कब सियासी गलियारों का सबसे चर्चित मुहावरा बन गया, पता भी नहीं चला। मध्य प्रदेश की सियासत में अलग अलग समय पर इसे शक्ति प्रदर्शन के लिए कई बार इस्तेमाल भी किया गया है और अब सिंधिया के मोदी कैबिनेट में शामिल होते ही ये नारा एक बार फिर बुलंद है। देखिए पूरी खबर। महल के बाहर पोस्टर, लेकिन हलचल विपक्ष की छावनी में। वजह तो खास होनी ही है, क्योंकि ग्वालियर के महाराज राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी कैबिनेट में मंत्री जो बने हैं। लंबे इंतजार के बाद ये लम्हा आया है। ऐसे में समर्थक भला कैसे शांत रहने वाले थे। इस जश्न को पूरे उत्साह के साथ मनाया गया और वो नारा एक बार फिर बुलंद किया गया जो मध्य प्रदेश की सियासत में अब आम हो चुका है। पोस्टर पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के तमाम दिग्गज नेताओं और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर के साथ लिखा गया टाइगर इज बैक, जिसे लेकर कांग्रेस ने तंज कसते हुए सवाल पूछा है, बीजेपी में कितने टाइगर हैं? अब मैंने तो ये सुना था कि शिवराज सिंह जी टाइगर हैं और जो मालवा के लोग हैं वो कैलाश जी को टाइगर बताते हैं और ये यहाँ पर जो पोस्टर लगे हैं वो उनके लगे हैं सिंधिया जी के। पहले तो बीजेपी ये तय कर ले कि कौन टाइगर है और जहाँ तक टाइगर का सवाल है वो तो जंगल में रहते हैं। बीजेपी भी कहां चुप बैठने वाली थी। उन्होंने भी कांग्रेस के सवालों के जवाब में पलटवार करते हुए कहा, सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जंगल राज खत्म किया था, इसलिए वो उनके टाइगर हैं। जिस तरीके से जंगल राज का सफाया सिंधिया जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो मैं ये मानूंगा वास्तव में टाइगर है और टाइगर अब आया है तो निश्चित तौर पर इस चंबल और ग्वालियर संभाग के विकास के लिए काम करेगा। जंगल में बहुत सारे शेर रहते हैं, कोई बब्बर शेर होता है, कोई चीता होता है, कोई तेंदुआ होता है, कोई बाघ होता है। तो हमारे यहाँ ऐसे बहादुर और कर्मशील लोगों की कमी नहीं भारतीय जनता पार्टी में। कुल मिलाकर देखा जाए तो सियासत एक बार फिर टाइगर की आवाज से थर्रा रही है और अब ढोल नगाड़ों की थाप के नीचे उस दहाड़ को दबाने की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि पुराने जंगल में टाइगर नए अंदाज में लौटा है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से बीजेपी के भीतर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बढ़ रहा है और जिस ताकत के साथ वो उभरे हैं, निश्चित तौर पर उनके समर्थकों में बेहद खुशी है और ये खुशी का इजहार करने के लिए उन्होंने ये पोस्टर लगाए हैं। कैमरामैन कनवासी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़, ग्वालियर। समाज में कुछ मुद्दे, विवाद या बहस ऐसी होती है जिन पर सत्ता के साथ धर्म का भी पक्ष जानना आना जरूरी होता है। बंसल न्यूज़ ने ऐसे ही कुछ मुद्दों पर तुलसी मठ के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी से बातचीत की है। भारतीय इतिहास के बारे में उनका साफ मानना है कि इसका पुनर्लेखन होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों का लिखा ये इतिहास पक्षपातपूर्ण है। इतिहास के साथ तो छेड़छाड़ बहुत की गई, क्योंकि इतिहास के लेखक अंग्रेज थे और अंग्रेजों ने एक मैकाले की राजनीति थी कि भारतीय संस्कृति को कमजोर करने के लिए इतिहास में परिवर्तन किया जाए। इससे उन्होंने वाल्मीकि रामायण को और महाभारत को प्रागैतिहासिक मान लिया। तो इतिहास का पुनर्लेखन पक्षपात रहित तो होकर होना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू मुस्लिम डीएनए वाले बयान से रामभद्राचार्य जी पहले ही असहमति जता चुके हैं। हालांकि उनका मानना है कि मोहन भागवत की ये बात सही है, पहले सभी हिंदू थे, एक ही थे। ऐसे विवादित विषय पर लेकिन बोलने से बचना भी चाहिए। हो जाता है, भाई भाई का वक्तव्य है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। यद्यपि ये पक्ष तो ठीक है कि पहले तो प्रत्येक व्यक्ति हिंदू ही था, तो उनका पक्ष भी ठीक है और मेरा पक्ष भी ठीक है कि अभी ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिस पर विवाद हो रहा हो। वहीं व्यासपीठ और कथा वाचन की परंपरा को लेकर भी स्वामी रामभद्राचार्य का मानना है कि इसके लिए अध्ययन बहुत जरूरी है और पात्र व्यक्ति को ही ये दायित्व लेना चाहिए। पहले जो सबसे विद्वान होता था
वही कथावाचक होता था। अब आज जो सबसे मूर्ख हो रहा है वही कथावाचक हो रहा है। तो मैं तो चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को बहुत पढ़ना चाहिए। अभी भी देखिए, मैं स्वयं बहुत पढ़ता हूं। देखिए, विद्वान का क्षण नहीं बर्बाद करना चाहिए और किसान का कण नहीं बर्बाद करना चाहिए। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।